हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करेंगे। नियर अबाउट 100 फैक्ट्स करेंगे। आपको सारी चीजें अच्छे से कवर करवाऊंगा मैं। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इंग्लिश के अंदर भी सेम वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और आपकी पूरी जो है इंडियन इकोनॉमी की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की, एक बार मैं कवरेज करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर। इस लेक्चर के अंदर आपको सारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का कोई प्रीलिम्स है। और मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यूपीएससी में कैसे आएंगे? तो जो स्टेटमेंट बेस्ड होती है, एक एक स्टेटमेंट एक एक लाइन से फॉर्म हो जाती है। तो आपको सारी चीजें इसमें मैं कवर करवाऊंगा। लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपको पेड स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप, हमारे फोन नंबर है 9896160956, इस पे व्हाट्सएप पे पता कर लीजिए मैसेज करके। अगर कोई चीज समझ ना आए तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप पेड स्टडी मटेरियल या पेड टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिना ऑप्शंस के सारी चीजें करवाऊंगा ताकि आपको चीजें याद रहें। फ्रेंड्स, आप में कमी नहीं है, ना ही चीजें आपको याद रहने में प्रॉब्लम, चीजें याद रखने में प्रॉब्लम। बस प्रॉब्लम क्या है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है। क्या होता है, आपको एमसीक्यूज की हैबिट हो गई है कि हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं देख के आंसर टिक कर ही लूंगा, ये तो हो ही जाएगा। आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं है, इस वजह से चीजें आपको याद नहीं रहती है। अब आपको यहाँ से मैं 100 फैक्ट्स मतलब 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें देखिएगा, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्वेश्चन पढ़ के मुझे इसका आंसर आ रहा है। अगर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर आ रहा है तो आप कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे दें, आप बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो एग्जामिनर आपको वही ऑप्शन देगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित स्वरूप है भारतीय अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। 6 अगस्त 1952 को, 1952 को। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो यहाँ पर जो है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो याद कर लीजिए कौन सी। दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना तो मैंने आपको बता दी। अब इसका टाइम पीरियड भी को कभी ना कभी पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1961। इसका दूसरा नाम क्या था, महालनोबिस मॉडल, क्योंकि ये महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1956 से 1961 था, और ये प्रोफेसर महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। याद रहेंगी ये चीजें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो ये सबसे पहले कुल्टी में की गई थी। कुल्टी कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब की गई थी ये फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी फ्रेंड्स? 1947 में, जब आजाद हुए थे उस समय भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। और अभी तो मैं आपको सारे आंसर यहाँ पर खुद दे रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस के मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगा, तो आप उनके आंसर जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। इसी तरह के अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चाहिए हो, जैसे ये अर्थव्यवस्था के पूरे मैं फैक्ट करवा दूंगा, पूरी अर्थव्यवस्था से जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करना चाहते हो, पॉलिटी, जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री, तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट लेक्चर फिर आपको उसी के हिसाब से मिल जाएगा। और ये आपका कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम है, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है, और चाहे वो राजस्थान पीसीएस का प्रीलिम्स है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट कई बार फैक्ट पूछे जाते हैं, और फैक्ट मैं यहाँ पर आपको सारे इंडियन इकोनॉमी से कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, व्यय कर किस प्रकार का कर होता है?
व्यय कर जो है वो किस प्रकार का कर है? तो ये कौन सा कर है? ये प्रत्यक्ष कर है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखिए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में है ये फ्रेंड्स, ध्यान रखना। कहां पर है ये? नासिक। और ये नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? अपने एग्जाम में जाकर देखा होगा, कई बार आपको यार लगता है कि पता नहीं यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो इस तरह से कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं, जब आप पढ़ रहे होते हो तो वो आपके सिलेबस में नहीं होती हैं, सिलेबस में होती हैं या फिर वो आपकी जनरल नॉलेज के अंदर होती हैं, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते या याद नहीं कर पाते। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें जो एग्जाम में जाके मिलेंगी वो मैं मोस्टली यहाँ पर मैं आपको कवर करवा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन सा है? कौन सा था फ्रेंड्स? अगर किसी को याद हो तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अगर आपसे कोई पूछ ले कब की गई थी, तो 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना 2 अक्टूबर 1952 को। चीजें नोट डाउन कर लेना, कोई A4 साइज शीट ले लेना या फिर कोई भी आपकी नोटबुक हो, रफ नोटबुक हो, उसमें नोट डाउन कर लेना, चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय निर्यात आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पारित कब किया गया था? इंडिपेंडेंस इंडिया का, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब यहाँ पर जो है पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था? आपको याद भी होगा कईयों को, और नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए। 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को। राजा चलैया समिति, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो ये कर सुधार से संबंधित है, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। कर सुधार या टैक्स रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, जनरली कभी कभार ये पूछ लेते हैं। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अंदर, MP में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, भारत में कार्यरत BNP परिवास बैंक किस देश का है? भारत में काम कर रहा है BNP परिवास बैंक किस देश का ये बैंक है? तो सबसे पहले अगर आपको कोई BNP की फुल फॉर्म वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये कहाँ का बैंक है। बैंक, सॉरी ऑफ नहीं है, बैंक स्पेलिंग आप ये ना सोचना कि सर गलत लिख रहे हैं, दे पेरिस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैंक नेशनले दे पेरिस। तो ये कहाँ का बैंक है? ये फ्रांस का बैंक है, भारत में जो काम कर रहा है। ये BNP की फुल फॉर्म है, वैसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपको आसानी से याद रहेगा कि ये फ्रांस का बैंक है, क्योंकि नाम में ही पेरिस आ रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, भारत में गरीबी हटाओ का नारा इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये याद ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का नारा पूछा गया है, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं पूछा गया। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये नारा दिया गया था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका टाइम पीरियड क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना का? मैंने दूसरी का आपको बता दिया था। अब बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, कार्यकाल क्या था? क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। वो पूछेगा भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस समय में दिया गया? तो अगर आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना याद है, अगर आप उसका टाइम पीरियड ही नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये DP धर मॉडल पर आधारित थी, DP धर मॉडल पर ये आधारित थी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदाबहार क्रांति की संकल्पना किसने दी है? सदाबहार क्रांति की संकल्पना किसने दी है? तो यह एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखना इस बात का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? विमुद्रीकरण मतलब डीमोनेटाइजेशन कब की गई? तो ये तो आपने बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कब की गई थी डीमोनेटाइजेशन? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख मुद्रा को क्या कहा जाता है? साख मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? इसको ऐच्छिक मुद्रा भी बोलते हैं। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। सिंपल सिंपल फैक्ट है, एग्जाम में आपको एक एक नंबर या फिर दो दो नंबर ये जो फैक्ट्स हैं सीधे सीधे दिलवा सकते हैं। सारे फैक्ट्स अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद आप इसको जैसे मैं लिखवा रहा हूं तो खुद से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? मुद्राभरम। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ हुआ है? अब आप या तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा या फिर आपने पढ़ा हो, अदरवाइज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर आपको क्या पता है भाई कहाँ किया गया सर्वाधिक नगरीकरण? या तो करंट अफेयर आप पढ़ते रहते हो, फिर तो पता चल जाएगा, कभी ना कभी न्यूज में ये चीज आ जाती है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको टीचर्स के द्वारा डायरेक्ट की जाती है, स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको, कि डायरेक्ट आपके मुंह में चम्मच से सारी चीजें डाली जाए, उसको बोलते हैं स्पून फीडिंग। तो इस तरह से जैसे मैं आपको स्पून फीडिंग करता हूँ जनरली स्टूडेंट्स को, सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स जनरली ना ही तो चीजों को पूरा पढ़ते हैं, ना ही लेक्चर्स को पूरा सुनते हैं। शुरुआत देखी थोड़ी सी और बीच में छोड़ के चले गए। आगे आगे देखो, सारी चीजें समझ में आएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जाएंगी, और जो स्टूडेंट सारी चीजें पढ़ेगा उसको अवश्य लाभ भी मिलेगा। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कहां पर हुआ है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां हुआ है? गोवा के अंदर। श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च को किया गया था। कब? 1950 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बताइए नीति आयोग के बारे में। टोबिन कर किन मदों पर लगाया जाता है? जो टोबिन कर होता है वो किन मदों पर लगाया जाता है? तो जो टोबिन कर है, ये बहुत बार ये यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोबिन कर किससे रिलेटेड है? तो ये मुद्रा के लेन देन से रिलेटेड है, मुद्रा के लेन देन से। मुद्रा के लेन देन पर टोबिन कर लगाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए फिर से वही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि आपको भी चीजें याद होती रहे जब आप उसको कमेंट में लिखेंगे। तो आपके कमेंट से क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता रहता है कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, यहां तक उसने लेक्चर को देख लिया है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में एट प्रेजेंट भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। कितनी है? 12, 12। योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा होता है? योजना का अंतिम अनुमोदन, जब योजना बन जाती है, योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद।
चलिए ये बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई एवं शुरू की गई थी? नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई एवं शुरू की गई थी? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में। इस समय महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10। सिंपल सी चीजें, जैसे बैंक पूछे गए हैं 12 है राष्ट्रीयकृत बैंक, और महारत्न कंपनियां कितनी है? 10। सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां किसके पास हैं? जो भारतीय पूंजी बाजार है उसको रेगुलेट या विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां किसके पास हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा आपको। सेबी के पास है ये शक्तियां। सेबी की फुल फॉर्म बताइए इंग्लिश में, क्या होती है सेबी की फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना कब की गई थी सेबी की? बता दीजिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा 31 30 हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति, इससे पहले हमने एक और समिति पढ़ी है, बताइए वो कौन सी समिति पढ़ी है? अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं हम। देखते हैं आप कितना चीजों को याद रखते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे है? लघु उद्योगों में सुधार से। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनमें रिफॉर्म करने से रिलेटेड है आबिद हुसैन समिति। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिलिप वकर किस गणना से संबंधित है? फिलिप कर्व या फिलिप वकर किस गणना से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? यह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन। फिलिप वकर या फिलिप कर्व किस गणना से संबंधित है? मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी किसी कंट्री के अंदर अगर पता करनी हो तो फिलिप्स वकर से की जाती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई? 2 फरवरी 2006 को इस स्कीम को प्रारंभ किया गया। योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था? योजना आयोग अब तो वैसे खत्म कर दिया गया, नीति आयोग आ चुका है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन फिर भी पूछ लेता है। योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया? तो किसकी सिफारिशों पर किया गया? नियोगी समिति। नियोगी समिति। वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को कितने अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को कितने अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो 60 अरब डॉलर। किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? किसी भी देश द्वारा आयात पर लगाए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ। जो भी आयात करता है कोई देश, उस पर टैरिफ लगता है, ताकि जो देसी वस्तुएं हैं उनका जो है उनकी बिक्री कम ना हो जाए, और जो बाहर का प्रोडक्ट है वो जो लोकल मार्केट में सस्ता ना बिके। और अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे चाइना है, चाइना से कोई चीज बन के आ रही है, कोई खिलौना बन के आ रहा है, चाइना से खिलौना बन के आ रहा है 20 रुपए में, उस पे जो है टैरिफ लगा दिया, वो खिलौना हो गया 25 का। लोकल मार्केट में वही खिलौना 22 रुपए का बन रहा है।
चाइना में बना 20 रुपए का, 5 रुपए टैरिफ लग गया, वो 25 का हो गया, और लोकल मार्केट इंडिया का मेड इन इंडिया वो 22 रुपए में है, तो फिर ये बिकेगा। और अगर ये इस पे टैरिफ ना लगे तो ये 20 रुपए में है, तो लोग फिर ये 20 वाला खरीदेंगे, तो फिर ये इंडिया का जो मार्केट है ये खत्म होती जाएगी। तो इस चीज को बचाने के लिए लोकल कंट्रीज या जो कंट्रीज होती है वो टैरिफ लगाती है। ध्यान रखना टैरिफ क्यों लगाया जाता है, मेंस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? किया गया था गठन? नरसिंहन समिति या नरसिम्हा समिति भी बोल देते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में की गई, एक तो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है, याद रख लीजिए अगर नहीं पता किसी को कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में। किसकी सिफारिशों पर या फिर किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो फेरवानी समिति। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ, फेरवानी समिति। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है जिसकी स्थापना 1894 में की गई? मैंने भी आपको बताया था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक 1770 में जिसकी स्थापना हुई थी, बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। अभी क्वेश्चन क्या है? पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, जो पूरी तरह से पहला भारतीय बैंक था जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी, कौन सा था? तो बिल्कुल याद रखेंगे आप, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको आप पीएनबी बोलते हैं। चलिए पीएनबी की टैगलाइन बताइए क्या है? पीएनबी की टैगलाइन क्या है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पीएनबी की टैगलाइन पूछी गई थी एक एग्जाम में, तो ध्यान रखना पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स की टैगलाइन है, मैं आपको किसी दूसरे लेक्चर में करवा दूंगा, लेकिन पीएनबी की तो आप गूगल करके नीचे कमेंट कर ही दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है? आईपीसी शेयर मूल्य सूचकांक किस देश का है? तो ये मैक्सिको का है, ये मैक्सिको का है, याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1992 से 1997 तक। तो इसमें क्या था? प्राथमिकता किसको दी गई थी? मानव संसाधन के विकास को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का नया नाम क्या हो गया? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का नया नाम क्या है, बता दीजिए, काफी बच्चों को पता भी होगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, चेंज करके क्या हुआ है आप बताइए मुझे। ग्रामीण बैंक किन राज्यों में नहीं है? ग्रामीण बैंक किन राज्यों में नहीं है? सिक्किम और गोवा के अंदर ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम व गोवा में ग्रामीण बैंक नहीं है। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा नगरीकरण कहां पर है? गोवा के अंदर। भारत में सर्वाधिक जोत किस प्रकार की है? भारत में सर्वाधिक जोत है जो, वो किस प्रकार की है? तो वो सीमांत प्रकार की। किस प्रकार की? सीमांत प्रकार की। भारत में पहला फूड पार्क कहां बनाया गया था? भारत में पहला फूड पार्क कहां पर बनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि कोई चीज पहली हो तो वो हमेशा याद रखनी चाहिए। भारत में पहला फूड पार्क कहां पर बनाया गया है? तो कहां बनाया गया है? ये रांची में बनाया गया है। रांची कहां पर है? झारखंड में। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। और जब आपका एग्जाम इसके आसपास हो दिसंबर के, तो या जनवरी फरवरी में हो, तो उस समय इसकी थीम भी याद रख लेना, क्योंकि कई बार थीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नवीनतम मिनी रत्न
किसे दिया गया, जो नवीनतम मिनी रत्न का दर्जा है वो किसे दिया गया, तो यह किसको दिया गया, एरिडा को, IREDA, यह सबसे नवीनतम मिनी रत्न है। तो IREDA की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IREDA की फुल फॉर्म भी पूछी गई एग्जाम में, एरिडा, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको नवीनतम मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966 से 1967 के आसपास हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और इस समय में हरियाणा वालों के लिए क्या हुआ था, कुछ याद हो, किसी को पता हो हरियाणा में इस समय क्या चेंज हुए थे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरकों के उत्पादन से, जो उर्वरक होते हैं उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HI 1500 किस खाद्य फसल की संकर प्रजाति का नाम है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जब ये चीजें न्यूज में रहती हैं या बहुत हाईलाइट हो जाती हैं। हाईलाइट हो जाए तो फिर तो अगले 2-3 साल तक ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। HI 1500 किस खाद्य फसल की संकर प्रजाति का नाम है, इसका नाम है, ये किसकी प्रजाति है, HI 500 गेहूं का। कांकरेज किस पशु की नस्ल का नाम है, कांकरेज किस पशु की फसल का नस्ल का, सॉरी फसल नहीं, नस्ल का नाम है, फसल ये ऊपर है, यहाँ नस्ल है, तो यह गाय की नस्ल है कांकरेज। नेक्स्ट है, टसर रेशम सर्वाधिक किस राज्य में पैदा किया जाता है, जो टसर रेशम है वो सर्वाधिक किस राज्य के अंदर पैदा किया जाता है, तो झारखंड में। कहां पर, झारखंड में। मोती देने के लिए किस प्रकार की मछलियां प्रसिद्ध हैं, मोती देने के लिए किस प्रकार की मछलियां प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना ये 2 तरह की मछलियां होती हैं, ओयस्टर व कोइस्टर, ओयस्टर व कोइस्टर मोती देने के लिए किस प्रकार की मछलियां प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना कब की गई थी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो किससे है संबंध, सुरेश तेंदुलकर समिति का निर्धनता आकलन से। अभी तक मैंने आपको निर्धनता आकलन, अभी तक मैंने 3 समितियां करवाई हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आई होप आपने लिख ली होंगी, नहीं लिखी तो पीछे जाके देख लीजिए, दोनों को लिख लीजिए, ये समितियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, इस साइड 4 समितियां दी होती हैं, इस साइड कुछ उनसे संबंधित चीजें दी होती हैं, चारों में से अगर आपको एक भी पता है और एक सही मैच हो रहा है तो उससे आपका आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में जाकर आंसर हो जाता है। तो इसलिए याद कर लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर नुकसान भी आप ही का होगा और याद करेंगे तो फायदा भी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है, तो कौन है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ध्यान रखना, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, नोट डाउन कर लेना। भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत कितने उद्योगों को रखा गया है, जिसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं, तो भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंदर 5 जो है यहाँ पर उद्योगों को रखा गया है। वो 5 कौन कौन से हैं, पहला है तंबाकू से संबंधित जितनी भी आइटम्स बनी हुई है, तंबाकू से संबंधित जो भी आइटमें हैं उसको लाइसेंसिंग के अंदर रखा गया है। दूसरा है शराब, जिसको आप अल्कोहल बोलते हो। तीसरा है यहाँ पर केमिकल्स, ये ध्यान रखना, ये इसलिए करवा रहा हूँ, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आता है या फिर इनमें से कौन सा अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत नहीं आता। चौथा यहाँ पर क्या है, डिफेंस इक्विपमेंट। और 5वां क्या है, एक्सप्लोजिव्स। ये 5 हैं, ध्यान रखना, जिसमें भारत के अंदर जो है अनिवार्य लाइसेंसिंग
कंपलसरी लाइसेंस की जरूरत यहाँ पर पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, ये हमारे 60 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम 61 क्वेश्चन नंबर पर। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना कब की गई? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना कब की गई? चलिए, किसी को पता है तो फटाफट बता दीजिए, अदरवाइज हम तो आपको बताएंगे। फिर 1985 में की गई थी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की। बताइए मुझे वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चीजें पसंद आ रही है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? LIC के बारे में बात की जा रही है। LIC की स्थापना कब की गई थी? काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, 1956 में। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए इसको। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। हरित सूचकांक कैसे विकसित किया गया? हरित सूचकांक कैसे विकसित किया गया? तो हरित जो सूचकांक है वो कैसे विकसित किया गया? तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा हरित सूचकांक जो है इसको विकसित किया गया। चलिए, यूएनईपी की फॉर्मेशन कब हुई थी? ये इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? यूएनईपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि यूएनईपी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी है नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं भी आया तो इधर उधर से इकट्ठी कर लीजिए। किसी स्टूडेंट ने, मेरे भाई बहन ने यहाँ पर कमेंट किया होगा तो उसका कमेंट पढ़ लीजिए, किसी को पता होगा यूएनईपी के बारे में। क्योंकि आप जो मैं आपको सारी चीजें करवाता हूँ, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें खुद से भी सीखनी होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीजें आप सीख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो सीख लिया करो, उससे क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताता हूँ, पढ़ना ना पढ़ना, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था और ऑप्शन में दिया गया था हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि से, और एक स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन लगा के आंसर टिक करके आ गया और आकर मुझे कहता, सर इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदू वृद्धि दर क्या है? तो मैंने बिल्कुल टिक कर दिया कि हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि को हिंदू वृद्धि दर बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये तैयारी ना करने के नतीजे हैं, ये इकोनॉमी ना बढ़ने के नतीजे हैं। फिर आपको क्या लगेगा कि ठीक है, जो वहां पर आंसर दिख रहा है वही आंसर, लेकिन नहीं। हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध किससे है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से, जिसको कि नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर। भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1951 में, 1951 में। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, जिसको आप रशिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन सा है? दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन सा है? तो आपको जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी, कौन सा है? मुंबई। सारे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन सा है? मुंबई। भारत में संपदा कर पहली बार कब लागू किया गया? ये संपदा कर इंपॉर्टेंट है। भारत में संपदा कर पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1957 में पहली बार ये लागू किया गया था। योजना पत्रिका आप पढ़ते होंगे, योजना कुरुक्षेत्र योजना जो गवर्नमेंट मैगजीन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? योजना पत्रिका का प्रसारण किस मंत्रालय द्वारा होता है? ध्यान रखना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब बच्चे योजना पढ़ते तो रहते हैं पर ये ध्यान नहीं होता, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक प्रोस्पेक्टिव टच करवाऊं, हर एक प्रोस्पेक्टिव से बताऊं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी पहली बार जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1975 से शुरुआत की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। कृषि वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए, कृषि वानिकी है, दूसरा है मत्स्य और तीसरा है खनन। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो भारत में आरबीआई जो है करेंसी नोट जारी करता है, तो वो कौन सी प्रणाली अपनाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च होती है? सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता भी होगा कि भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च होती है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम पदार्थों पर। नेक्स्ट देखिए, नए निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किस बाजार में किया जाता है? नए निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किस बाजार में किया जाता है? तो कौन से बाजार में किया जाता है? प्राथमिक बाजार में, प्राथमिक बाजार में। केंद्र एवं सरकार के मध्य कर विभाजन का सुझाव कौन देता है? पॉलिटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, पॉलिटी एंड इकोनॉमी का ये ज्वाइंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछा जाता है। केंद्र एवं सरकार के मध्य, केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य कर विभाजन का सुझाव कौन देता है? कौन देता है बताइए? वित्त आयोग। अब मैंने आपको बता दिया कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है बताइए मुझे, कमेंट कर दीजिए। अनुच्छेद या फिर आर्टिकल कौन सा है इससे संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित? बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको। भारत में गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? गैर योजना खर्च, जो योजना के बिना खर्च किया जाता है। एक होता है योजना खर्च, दूसरा होता है गैर योजना खर्च। तो भारत में गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान, ठीक है। जो ब्याज भुगतान है यह गैर योजना है, क्योंकि यह योजना के अंदर नहीं है। क्या पता किसी साल आपने ज्यादा पैसे उधार लिए हो तो ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है, किसी ईयर आपने कम पैसे लिए तो कम ब्याज देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं उधार पे, तो यह योजना के अंतर्गत नहीं आता। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध से। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो आपको पता होगा जामनगर, और नहीं देखते तो पता चल गया, अभी कभी भूलेंगे नहीं। जामनगर कहां पर है? गुजरात में। तो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स रेजिडेक्स किससे संबंधित है? जो इंडेक्स है रेजिडेक्स किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भूमि मूल्य से। देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम क्या है? देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम क्या है? तो वो है रेलवे। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम क्या है? रेलवे। बासेल समिति ने बैंकिंग परिचालनों में अपनी सिफारिश किस पर दी है? तो बासेल समिति ने बैंकिंग परिचालनों में अपनी सिफारिश किस पर दी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बासेल समिति, चौथी समिति आ गई है, इससे पहले हमने 3 की थी, ध्यान रखना। तो ये किससे संबंधित है? जोखिम प्रबंधन से, इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, बासेल समिति। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कब लागू हुआ? भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कब लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, फिर भी याद रखना। 1 अप्रैल
2008 से। कौन सा संगठन ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाए रखता है? कौन सा संगठन ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाए रखता है? तो कौन सा संगठन है? नाबार्ड। चलिए नाबार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। नाबार्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा नाबार्ड कब बना था, इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था नाबार्ड। दोनों चीजों में पढ़ लीजिए दोनों चीजें और उसके बाद कमेंट कर दीजिए ताकि किसी दूसरे का फायदा हो जाए, उसको चीजें पता चल जाए। माल और सेवाओं की कीमत में गिरावट को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? माल और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में गिरावट को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अपस्फीति। मुद्रास्फीति का उल्टा अपस्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमतें बढ़ती जाती हैं और डिमांड भी बढ़ती रहती है मुद्रास्फीति में। अपस्फीति में क्या होता है, माल और सेवाओं की कीमत में गिरावट आने लग जाती है और मुद्रास्फीति में कीमत में जो है बढ़ने लग जाती है। तो मुद्रास्फीति की अपोजिट होती है अपस्फीति। नेक्स्ट है 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो ये 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट है। पूछ लेगा एग्जामिनर कि 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2019 में। 2019 के अनुसार भारत का सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो किस राज्य में है आपको पता होना चाहिए। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट देखिए यहां पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। नेक्स्ट है पानीपत में स्थापित ऑयल रिफाइनरी किस क्षेत्र की है? पानीपत के अंदर जो स्थापित है ऑयल रिफाइनरी वो किस क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र। ध्यान रखना सार्वजनिक क्षेत्र की है। और इसके अलावा फ्रेंड्स स्टडी मास्टर का स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको एक्यूरेट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9896160956। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको काफी चीजों के सैंपल्स मिल जाएंगे और भी काफी चीजें और भी डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे और भी काफी इन्फॉर्मेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई के बारे में जान लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आरबीआई की, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, किस एक्ट के थ्रू, किसकी सिफारिशों पर की गई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, बाद में चेंज करके कहाँ पर गया, किस वर्ष चेंज किया गया। मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, फिर भी मैं आपको क्या कह रहा हूं इसके बारे में दोबारा से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आरबीआई से कई बार बन जाता है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? कोर सेक्टर क्या होता है पढ़ लीजिए यहां पर। चयनित आधारभूत उद्योग, उसको बोलते हैं कोर सेक्टर। योजना के अंदर अगर कभी भी बात हो कोर सेक्टर की तो वो कौन सा होता है? चयनित आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है शून्य आधारित? शून्य का मतलब है जीरो से। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, जब भी आप पेट्रोल डलवाने या डीजल डलवाने जाते हैं वो तो वहां पर क्या करते हैं पहले मीटर को जीरो कर देते हैं। तो शून्य से शुरू हो जाता है मीटर हर बार, जब भी कोई जाएगा वहां पर पेट्रोल डलवाने तो जीरो से शुरू कर देते हैं। तो वो शून्य आधारित मीटर है उनका। उसी तरह से शून्य आधारित बजट क्या होगा? जीरो से स्टार्ट करना, हर बार बजट को नए सिरे से स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है कि जो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, बिल्कुल जीरो से बजट को तैयार करना। ये नहीं है कि पिछले साल कुछ देनदारियां रह गई थी तो वो इस साल के बजट में ऐड कर दें, या पिछले साल कुछ एक्स्ट्रा मिल गया था तो इस साल के बजट में ऐड कर दें, नहीं, बिल्कुल जीरो से बजट को स्टार्ट करना शून्य आधारित बजट का अर्थ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं, काफी लोगों की यहाँ पर तनख्वाह में जो है सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। 7वें आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए कौन है? अशोक माथुर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अशोक माथुर।
नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए इसकी फॉर्मेशन कब हुई है बता दीजिए। नीति आयोग को कब बनाया गया, योजना आयोग को कब रिप्लेस किया गया था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? अरविंद पंगारिया को। ध्यान रखना, अरविंद पंगारिया को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे और कितने आपने नए सीखे। अगर आपको कुछ भी एक भी फैक्ट नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किसका चाहिए आपको, नेक्स्ट इस तरह का फैक्ट है किस चीज की। ऑप्शंस आपके लिए हैं हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है जियोग्राफी और चौथा है साइंस। क्योंकि ये इकोनॉमी तो यहाँ पर हो चुकी है, अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर किसका चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या फिर साइंस, जिसका भी कहोगे वही आपको लेक्चर मिल जाएगा। सारे फैक्ट्स कोशिश करूंगा रिवाइज करवाने के, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको स्टडी मास्टर पर मिलती रहेंगी। स्टडी मास्टर चैनल पर एक बार दिन में आकर देख लिया कीजिए कौन कौन सी नई वीडियोस अपलोड की गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। और पहले व्हाट्सएप कर लीजिए, जब सारी चीजें समझ आ जाए फिर आप फोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। और एक और चीज रह गई फ्रेंड्स, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर आपको जो है फ्री PDF दी जाती है, बहुत सारी चीजों की वहां पर PDF शेयर की जाती है टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।